नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। उत्कर्ष पाठशाला की सीरीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाई सुधांशु कुलश्रेष्ठ में आज मैं सुधांशु आपको भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दूंगा और फिर इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि मेरे द्वारा किए गए प्रयास और दी गई जानकारी में आपको कुछ कमी नजर आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लीजिए पेश है खिदमत है मनीष गुप्ता द्वारा रचित तिरंगे पर चंद पंक्तियां। तिरंगा मेरे देश की शान, तिरंगा है मेरी पहचान, तिरंगा सदैव लहराता रहे जमी हो या आसमान। हर जाति धर्म से ऊपर है महान तिरंगे का सम्मान। पीछे नहीं हटेंगे हम यदि देना पड़े इसके लिए बलिदान, पीछे नहीं हटेंगे हम यदि देना पड़े इसके लिए बलिदान। दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने राष्ट्र ध्वज तिरंगे का जो स्वरूप हम आज देखते हैं, इसका यह स्वरूप साल 1947 में अस्तित्व में आया, जब 17 जुलाई 1947 को झंडा समिति की बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की और इसी समिति के एक सदस्य बदरुद्दीन तैयब जी ने इसका यह डिजाइन प्रस्तुत किया, क्योंकि यह डिजाइन उनकी पत्नी सुरैया तैयब जी ने एक दिन पहले घर पर बनाया था, वो भी एक कागज पर। सुरैया तैयब जी ने कागज पर सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और नीचे हरे रंग की पट्टी का इस्तेमाल किया और चलते हुए चरखे के स्थान पर उन्होंने अशोक चक्र बनाया, जो बदरुद्दीन तैयब जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने जब 17 जुलाई को इसे झंडा समिति के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया तो सभी सदस्यों ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया और फिर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार कर लिया गया और उसी दिन से 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमारा तिरंगा 3 रंगों से बना है। केसरिया वीरता और साहस का प्रतीक, सफेद रंग शांति और स्वच्छता और सादगी का प्रतीक और हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक। झंडे का लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, यानी चौड़ाई का 1.5 गुना लंबाई होती है और यह आयताकार शेप में होती है। झंडे का यह स्वरूप पहुंचने में कई वर्ष लगे और कई दौर से इसे गुजरना पड़ा। सबसे पहले जो झंडा बनाया गया था वो 1904 में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने बनाया था, लेकिन यह झंडा राष्ट्रीय पहचान नहीं बना पाया। इस झंडे में 3 रंग थे, लाल, पीला और सफेद। लाल रंग स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया, पीला रंग जीत का प्रतीक माना गया और सफेद रंग सादगी और स्वच्छता का प्रतीक माना गया। बीच में पीले रंग की पट्टी पर अशोक चक्र के दोनों ओर बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ था और झंडे के चारों तरफ 101 जलते हुए दीपक बने हुए थे, जिसे सिस्टर निवेदिता ध्वज कहा गया, लेकिन यह झंडा राष्ट्रीय पहचान नहीं बना पाया। फिर साल 1906 में 7 अगस्त के दिन कलकत्ता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में एक झंडा फहराया गया, जो डिजाइन किया था सचेंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद कानूनगो ने। इसमें 3 रंग थे, सबसे ऊपर हरा रंग, हरे रंग की पट्टी में सफेद रंग के 8 कमल अर्ध खिले हुए थे एक लाइन में। उसके बाद पीले रंग की पट्टी बीच में थी जिस पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी पर एक तरफ सूरज और एक तरफ चंद्रमा बना हुआ था। इसे बंगाल विभाजन के विरोध में क्रांतिकारियों ने पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में फहराया था। उसके बाद मैडम बीकाजी कामा ने 1907 में पेरिस में एक झंडा बनाया जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी थी जिसमें 7 तारे बने हुए थे, सप्तऋषि का प्रतीक। उसके बाद पीले रंग की पट्टी जिस पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी पर एक तरफ सूरज और एक तरफ चांद तारा बना हुआ था और इसे फिर बर्लिन में फहराया गया, जर्मनी के बर्लिन में फहराया गया। फिर एक झंडा अस्तित्व में आया साल 1917 में। इसमें 5 लाल रंग की पट्टियां थी और 4 हरे रंग की पट्टियां थी, हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट टू राइट आड़ी पट्टियां थी और सबसे ऊपर बीच में सप्त ऋषि का प्रतीक 7 तारे थे, बाईं ओर यूनियन जैक था और दाईं ओर अर्धचंद्र और उसके ऊपर तारा बना हुआ था। और ये झंडा डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान फहराया था। उसके बाद गांधी जी ने जब ये महसूस किया कि राष्ट्रीय ध्वज एक स्वतंत्रता आंदोलन का मेन फैक्टर होना चाहिए, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकटैया को बुलाया और उनसे कहा कि ऐसा झंडा बनाओ जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे, जिसमें पूरे देश का
चित्रण उभर के सामने आ सके। तो पिगली वेंकटैया ने लगभग 50 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों का आकलन किया, उनका रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने एक झंडा बनाया जिसमें ऊपर हरा रंग और नीचे लाल रंग, 2 रंग थे और बीच में अशोक चक्र बना हुआ था। गांधी जी ने यह झंडा पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा 1921 में यह झंडा उन्होंने प्रस्तुत किया गांधी जी के सामने, तो उन्हें पसंद नहीं आया। तो उन्होंने फिर लाल हंसराज की सिफारिश पर इसमें बीच में एक सफेद रंग की पट्टी का इस्तेमाल करने के लिए कहा और उसमें चलता हुआ चरखा, जो कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बनाने के लिए कहा और यह झंडा कांग्रेस का झंडा बन गया। उसके बाद साल 1931 में झंडे के इसी स्वरूप को कुछ बदलावों के साथ कांग्रेस ने अपनाया और इसे राष्ट्रीय ध्वज यानी पूरे देश का ध्वज मान लिया गया और उसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग, उस पर नीले रंग का चरखा और सबसे नीचे हरा रंग। और यह झंडा साल 1947 तक बना रहा। फिर जो झंडा बना उसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। दोस्तों, एक तिरंगा झंडा और था जिसका जिक्र ना के बराबर होता है। यह तिरंगा झंडा सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार का था, जो उन्होंने जापान की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करने के बाद सरकार का गठन किया था और उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। इस तिरंगे झंडे में भी 3 रंग थे। सबसे ऊपर केसरिया, जिसमें आजाद लिखा हुआ था। उसके बाद सफेद पट्टी थी बीच में, जिस पर एक छलांग मारता हुआ टाइगर का निशान बना हुआ था और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी में हिंद लिखा हुआ था। और दोस्तों, इसी प्रकार साल 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों का भी एक झंडा था जो पूरा हरे रंग का था, जिस पर एक गुलाबी कमल बना हुआ था और नीचे एक सूरज का निशान बना हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची में एक पहाड़ी है जिस पर एक शिव मंदिर है, जहां हर वर्ष तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये एकमात्र मंदिर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आजादी से पहले अंग्रेजी शासन के दौरान क्रांतिकारियों को जहां फांसी दी जाती थी, इस वजह से इस स्थान को पवित्र मानकर जहां तिरंगा झंडा हर वर्ष फहराया जाता है। और यह तिरंगा झंडा जमीन से लगभग 493 फीट की ऊंचाई पर फहराया जाता है। साल 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां नेपाल के ध्वज और इंग्लैंड के ध्वज के साथ साथ हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराया था। साल 1984 में जब देश के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए तो उन्होंने वहां तिरंगा झंडा फहराया था। अभी हाल ही में पिछले साल गांधी जयंती के अवसर पर लद्दाख की राजधानी लेह में आर्मी कैंप में जो तिरंगा झंडा फहराया गया उसका वजन 1000 किलो से अधिक था और इस झंडे को 150 जवान हाथों पर उठाए हुए लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलते हुए वहां तक लेके आए थे। और इसी झंडे को बाद में आर्मी डे के अवसर पर साल 2022 में 15 जनवरी को जैसलमेर के आर्मी कैंप में फहराया गया था। कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो तिरंगा झंडा बनाता है और पूरे देश में सप्लाई करता है। और ये तिरंगे झंडे खादी, सिल्क और सूती कपड़े के बनाए जाते हैं और वो भी हाथ से। और यह संस्थान कर्नाटक के हुगली शहर में बेंगरी गांव में स्थित है। लेकिन अब 20 जुलाई के बाद से मशीनों से भी तिरंगे झंडे बनाए जाने लगे हैं। इस वजह से इस संस्थान का कुछ महत्व कम हो गया है। दोस्तों, राष्ट्र ध्वज किसी भी देश की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। हमारे देश में राष्ट्र ध्वज संबंधी पहले 2 कानून थे। एक भारतीय झंडा प्रदर्शन, प्रतीक, नाम, अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 और दूसरा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये 2 कानून चलते थे। लेकिन साल 2002 में भारतीय झंडा संहिता या इंडियन फ्लैग कोड के नाम से एक नया कानून पारित किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय झंडा संबंधी सभी नियमों को एकत्रित कर लिया गया। पहले केवल गणमान्य व्यक्ति भारतीय ध्वज को या राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते थे, लेकिन साल 2001 में कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र ध्वज फहराने का मूल अधिकार समझा जाएगा। राष्ट्र ध्वज पहले केवल दिन में ही फहराया जा सकता था, यानी सूर्योदय से और सूर्यास्त के बीच में,
इससे बाद में झंडा फहराना अपराध समझा जाता था। लेकिन 23 दिसंबर 2009 के बाद से विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज रात में भी फहराया जाने लगा। राष्ट्रीय ध्वज कटा फटा, पुराना, गंदा, मैला कुचैला या सिकुड़ा हुआ नहीं फहराया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो इसे अपराध समझा जाएगा। राष्ट्र ध्वज के अपमान करने के संबंध में ये नियम है कि यदि ऐसा पाया जाता है तो अधिकतम 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राष्ट्र ध्वज को अन्य किसी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, जैसे रुमाल के रूप में या अंडर गारमेंट्स के रूप में या कहीं ओढ़ने बिछाने के रूप में, किसी भी इस्तेमाल के रूप में नहीं ला सकते। यदि ऐसा होता है तो फिर सजा के लिए तैयार रहिए। कोई भी अन्य पताका या ध्वज हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से ऊपर या इसके बराबर नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार इसके पोल पर या खंबे पर, इस पर तिरंगा झंडा लगा होता है, उस पर कोई निशान या फूल या कुछ भी नहीं लगाया जा सकता, न रखा जा सकता। जब तिरंगा झंडा फहराया जाता है तो फहराने वाले व्यक्ति के दाईं ओर रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत यात्रा पर आता है तो उसके वाहन पर दाईं ओर तिरंगा झंडा रहता है और बाईं ओर उस व्यक्ति के देश का राष्ट्रध्वज रहता है। हमारे देश का सशस्त्र जवान जब शहीद होता है तो उसके शव को तिरंगे में लपेटकर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। तिरंगा झंडा जब लपेटा जाता है तो केसरिया रंग सिर की ओर और हरा रंग पैर की ओर रखा जाता है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य कोई गणमान्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके शव को भी राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाता है और उनके शव को भी तिरंगे में लपेटा जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमति मिलने पर देश के किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके शव को तिरंगे में लपेटकर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। साल 2018 में फेमस फिल्म स्टार श्रीदेवी की दुबई में जब मृत्यु हुई तो उनके शव को तिरंगे में लपेटकर राजकीय सम्मान के साथ भारत लाया गया और अंतिम विदाई दी गई। तिरंगा कभी भी सार्वजनिक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। जब यह इस्तेमाल योग्य नहीं रहता तो ऐसा नहीं कर सकते कि सार्वजनिक रूप से इसे नष्ट कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। तिरंगे को हमेशा गोपनीय रूप से नष्ट किया जाता है। तिरंगे झंडे पर हमेशा से कई गीत लिखे गए, कविताएं लिखी गईं। आपने वह गीत अवश्य सुना होगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यह गीत साल 1924 में श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा लिखा गया था और साल 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के दौरान झंडारोहण के समय यह गीत सबसे पहली बार गाया गया था। इसके अलावा तिरंगा पर तिरंगा नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है साल 1993 में और उसका एक गीत बहुत मशहूर हुआ था, ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। यह गीत भी आपने अवश्य सुना होगा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी भारत का झंडा नाम से एक कविता लिखी थी। इसकी पहली लाइन थी, भारत का झंडा फहराता रहे। वर्तमान में दोस्तों हम अपनी आज़ादी का 75वां साल पूरा कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने अमृत महोत्सव मनाने का फैसला किया है और 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच घर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और 20 करोड़ घरों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इस संख्या को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय झंडा संहिता इंडियन फ्लैग कोड में कुछ परिवर्तन किया है और यह परिवर्तन 20 जुलाई को किया गया। पहले झंडा केवल खादी, सूती और रेशमी कपड़े का बनाया जाता था, वो भी हाथ से। अब मशीनों द्वारा पॉलिस्टर का भी झंडा बनाया जाएगा और इसके लिए कई कंपनियों को सरकार ने तैयार किया है और मार्केट में 3 साइज के और 3 दामों के झंडे उपलब्ध रहेंगे। पहला 9 रुपए का, दूसरा 18 रुपए का और तीसरा 25 रुपए का। इनमें से कोई भी तिरंगा झंडा आप घर ले जा सकते हैं और घर पर फहरा सकते हैं। और दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।